हेलो एवरीवन। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि घटना चक्र में पहले टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं एंड उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा में निम्न विशेषताएं होती है। मुद्रा जो है यह सर्व स्वीकार्य होती है। मनी की बात की जा रही है, ठीक है। मुद्रा वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा एक रूप एवं विभाजनीय होती है। इसका कार्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो मुद्रा के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में है विनियमन का माध्यम। मुद्रा का क्या है? विनियमन का माध्यम है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं उसके लिए हम पैसे देते हैं, फिर उसके बदले में हमें कुछ वस्तु मिलता है। नेक्स्ट है मूल्य का मापक। दूसरा है गौण कार्य। गौण कार्य में आता है भावी भुगतान का आधार है ये, मूल्य का संचय एंड मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा की मांग की बात करते हैं तो ये मुद्रा की मांग सामान्य तौर पर 3 कार्यों हेतु की जाती है। फर्स्ट है लेन देन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। सेकेंड है सतर्कता उद्देश्यों अर्थात आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। थर्ड है सट्टा उद्देश्यों अर्थात आकस्मिक अवसरों से लाभ कमाने हेतु। ठीक। मुद्रा की पूर्ति क्या ये? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम निधि प्रणाली अपनाई जाती है और इसके तहत न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की निधि रखकर भारतीय रिजर्व बैंक कितनी भी मुद्रा छाप सकता है। इस 200 करोड़ की निधि में 111 करोड़ रुपए स्वर्ण में रखने होते हैं, जबकि 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियों में। भारत में मुद्रा की पूर्ति को 4 मापकों के आधार पर मापा जाता है और वो कौन कौन से मापक है यहाँ देखिए। फर्स्ट है M1 प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा। ठीक। नेक्स्ट है M1 प्लस डाक खाने की बचत जमा। M1 में क्या जाता है? M1 में ये सारे प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा प्लस डाक खाने की बचत जमाएं। नेक्स्ट है M3 में M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं। M4 नेक्स्ट है M4 में M3 जो ये M3 है इसको प्लस आप इसमें ऐड कीजिए डाकखाने की कुल जमाएं एंड राष्ट्रीय बचत माइनस पत्रों को छोड़कर। ठीक है। इन मुद्राओं का तरलता क्रम अगर पूछा जाए एग्जाम में, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ अगर आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। मुद्राओं का तरलता क्रम है तो सबसे ज़्यादा तरलता किसकी है? M1 की और सबसे कम M4 की। तो इसका तरलता क्रम आप इसको ध्यान में रखिए। M1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद M2, उसके बाद M3 एंड सबसे कम M4। व्यापकता क्रम पूछा जाए तो M4 में ज़्यादा, M3 उसके बाद M2 एंड उसके बाद 1। M3 को वृहद मुद्रा ब्रॉड मनी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वृहद मुद्रा या ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है, तो M3 को कहा जाता है। अब हम जानेंगे बैंकिंग के बारे में। तो भारत में बैंकिंग इतिहास। आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1720 ईस्वी से माना जाता है, जब बैंक ऑफ बॉम्बे में जो अब मुंबई की स्थापना हुई, बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। ठीक है। देखिए आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1720 ईस्वी से माना जाता है, जब बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। कब? 1720 में। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1773 में जनरल बैंक ऑफ बंगाल एवं बिहार की स्थापना कलकत्ता में हुई। 1784 में बंगाल बैंक तथा 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कलकत्ता में हुई। भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ, जो वर्ष
1808 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। आगे चलकर वर्ष 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कौन कौन से बैंक को मिलाकर किया गया? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। कब? 1921 ईस्वी में, जो कि जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किस तरीके से आया। तो सबसे पहले तो ये तीनों मिलाकर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और यही जुलाई 1955 में जब राष्ट्रीयकृत हुआ तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI के रूप में सामने आया। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई और ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। 1881 ईस्वी में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसी क्रम में 1894 ईस्वी में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। भारतीयों की पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। अब हम जानेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड, तो इसको ध्यान में रखना है। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी, जब 14 बैंकों जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों 200 करोड़ रुपए या अधिक जमा राशि वाले का राष्ट्रीयकरण किया गया। पुनः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का समामेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की वृहद योजना की घोषणा की गई और इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में तथा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। इसके क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 11 रह गई। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम RBI के बारे में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा की गई थी। तो इसको ध्यान में रखना है, कौन सी समिति? हिल्टन यंग समिति। ठीक, इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई और इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। CD देशमुख जो है वह स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर भी थे। RBI का कार्य क्या है, काम क्या है भाई RBI का, उसके बारे में जानते हैं। तो इसका काम देखिए, नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, शाख ऋण का नियंत्रण करना, केंद्रीय बैंक शाख का नियंत्रण 2 विधियों से करना, मात्रात्मक परिमाणात्मक नियंत्रण एवं गुणात्मक चयनात्मक नियंत्रण। मात्रात्मक शाख नियंत्रण के तहत RBI अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में शाख सृजन को प्रभावित करता है। गुणात्मक शाख नियंत्रण हेतु वह किसी क्षेत्र विशेष में शाख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। ठीक, नेक्स्ट है तरलता नियंत्रण के उपकरण। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो CRR। अपनी सभी जमाओं, मांग जमा एवं सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना होता है, CRR क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। नगद आरक्षित अनुपात कब कहलाता है?
जब अपनी सभी जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को कहाँ आरबीआई के पास जमा करना होता है। सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के पास क्या होती है, तरलता में कमी आती है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, इसमें वृद्धि होगी तो बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी, जबकि इसके विपरीत इसमें कमी तरलता को बढ़ाती है। जब सीआरआर में कमी होती है तो तरलता बढ़ती है। नेक्स्ट है संविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। तो बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, वो एसएलआर कहलाता है। यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट है साख नियंत्रण के उपकरण। इसके तहत फर्स्ट है रेपो दर। रेपो दर क्या होता है, तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई जो है यह वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन कम समय के लिए उपलब्ध कराता है। कौन, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण मतलब उधार देता है, ठीक है, इस दर पे। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो दर। तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। तो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा कि रेपो दर जो है ना, इसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे वाणिज्यिक बैंकों को किस उधार की जरूरत है तो वो आरबीआई से लेने गया, ठीक है, पैसा लेने गया आरबीआई से, तो आरबीआई उसको पैसा देता है वाणिज्यिक बैंकों को, लेकिन उसको एक उस पर दर लेता है, मतलब इंटरेस्ट लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेपो दर। सेकेंड है रिवर्स रेपो दर। क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, ये वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमा पर ब्याज, जैसे वाणिज्यिक बैंक का जो भी पैसा जमा है आरबीआई के पास, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, वो सोच रहा है कि हमें जमा करना है कहीं, तो ये आरबीआई के पास जाकर जमा किया, तो आरबीआई के पास पैसा जमा है भाई, तो उसके बदले में जो आरबीआई उसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बैंक दर। क्या होता है यह, तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, इसमें दीर्घकालीन ऋण दे रहा है। देखिए यहाँ दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। रेपो दर में भी आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, लेकिन अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, लेकिन बैंक दर में आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है कब, दीर्घकाल के लिए, मतलब लंबे समय के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे। इसका भी साख सृजन से विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट है सीमांत स्थायी सुविधा दर, एमएसएफ रेट। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसको एमएसएफ दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक जो है वो एमएसएफ दर पर अपनी कुल जमाओं के 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे आरबीआई साख नियंत्रण के बारे में। फर्स्ट है मात्रात्मक साख नियंत्रण, सेकेंड है चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण। परिणात्मक साख नियंत्रण उपकरण में है बैंक दर, एमएसएफ दर, खुले बाजार की क्रियाएं, शेयरों की खरीद बिक्री, रेपो, रिवर्स रेपो, स्थायी सुविधा दर, सीआरआर एवं एसएलआर। चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण में है न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मानदंड का निर्धारण आदि। अब हम जानेंगे मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के बारे में। कीमतों में एक स्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति तथा कीमतों में स्थायी कमी की प्रवृत्ति को मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। दर के आधार पर मुद्रास्फीति को निम्न रूप में बांटा जाता है। कौन कौन सा है ये, रेंगती स्फीति, मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है कि कीमतों में स्थायी वृद्धि, जब कीमत में स्थायी वृद्धि हो गई तो उसकी प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति कहेंगे, इन्फ्लेशन जिसको कहेंगे, ठीक है। एंड कीमतों में स्थायी कमी हो जाती है तो मुद्रा अपस्फीति कहलाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए रेंगती स्फीति क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब स्फीति की दर एक अंकीय हो, कूदती मतलब रेंग कर चल रहा है, ठीक है,
रेंगती स्फीति, कूदती स्फीति गैलोपिंग इन्फ्लेशन जब स्फीति 2 या 3 अंकीय हो। अधिस्फीति हाइपर इन्फ्लेशन में जब स्फीति की दर बहुत अधिक हो। जब स्फीति मांग के बढ़ने के कारण आए तो इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। एंड जब किन्हीं कारणों से लागतों में वृद्धि हो जाए तो इस स्थिति में उत्पन्न स्फीति लागत प्रेरित स्फीति कहलाती है। स्फीति के 3 प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से हैं वो कारण? तो फर्स्ट देखिए यहाँ मांग में वृद्धि करने के कारक, सेकेंड है पूर्ति में कमी करने के कारक, एंड थर्ड है लागत में वृद्धि करने के कारक। तो स्फीति के 3 प्रमुख कारण है। फर्स्ट है मांग में वृद्धि करने के कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, काला धन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए, एंड जनसंख्या में वृद्धि होती है तो करारोपण में कटौती होती है। तो नेक्स्ट है पूर्ति में कमी करने वाले कारक। तो इसमें साधनों की पूर्ति में कमी, श्रमिक आंदोलन, प्राकृतिक संकट, कृत्रिम दुर्लभता, निर्यात बढ़ जाए एवं आयात में कमी, उत्पादन ह्रास नियम प्रभावी हो अर्थात आगे उत्पादन करने पर लागत बढ़ जाए। नेक्स्ट है लागत में वृद्धि करने वाले कारक। तो इसमें देखिए साधनों की मांग में वृद्धि, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, मजदूर संघों द्वारा लागत वृद्धि, व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन। अब हम जानेंगे फिलिप्स कर्व वक्र के बारे में। फिलिप्स कर्व इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है फिलिप्स वक्र। वर्ष 1958 में A.W. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी के मध्य अल्पकालिक संबंध की व्याख्या की। उनके अनुसार अल्पकाल में बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध होता है, अर्थात स्फीति दर पर नियंत्रण क्या होता है, बेरोजगारी को बढ़ाएगा। यहाँ देखिए स्फीति दर बेरोजगारी का आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका ग्राफ आप देखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये स्फीति है, बढ़ रहा है, और यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। इसके बीच में जो एक वक्र बनता है स्फीति एंड बेरोजगारी के, ये फिलिप वक्र कहलाता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के क्या उपाय हैं? इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, लगातार कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो उस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है राजकोषीय उपाय या सरकारी प्रयास, एंड सेकेंड है मौद्रिक उपाय। तो राजकोषीय उपाय क्या है भाई? सरकारी प्रयास क्या क्या है? तो ये अगर करारोपण में वृद्धि हो जाए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ऋणों में वृद्धि, प्रत्यक्ष कार्यवाहियाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एंड आयात में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौद्रिक उपाय में है CRR में वृद्धि, SLR में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि। सब में अगर वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, ये मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो सकता है। ठीक, अब मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या क्या है? तो यहाँ देखिए उपभोक्ता जो है ना, जो कंज्यूमर है, उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ऋणी पर जो उधार लिया हुआ है उस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, ऋणदाता जो उधार दिए हुए हैं उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, स्थिर आय वर्ग पर निगेटिव प्रभाव, पेंशन भोगी पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा जो पेंशन भोगी है, ठीक है, जिनको पेंशन मिल रहा है उन पर, निर्यात पे निगेटिव, उत्पादन पे पॉजिटिव, व्यापारी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको पॉजिटिव, कृषक किसान को पॉजिटिव, सार्वजनिक बचत निगेटिव, सार्वजनिक व्यय पॉजिटिव, आयात पॉजिटिव, ठीक है, रोजगार पे पॉजिटिव एंड उत्पादक पे भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसको भी ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि कथन दिया हुआ है कि आधिकारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये कथन। सेकेंड है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन विट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये सही है। तो इस तरीके से कथन 1 गलत है एंड कथन 2 सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। फर्स्ट है कि यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है, ये भी सही है। थर्ड है कि उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन
क्षमता जो है उतनी ही खराब होगी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ऋण और लाभप्रदता अनुपात है जिसका उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कंपनी अपने बकाया ऋण पर कितनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है। ब्याज व्याप्ति अनुपात को कभी कभी समय पर अर्जित ब्याज अनुपात भी कहा जाता है। ऋणदाता, निवेशक और लेनदार अक्सर इस फॉर्मूले का उपयोग कंपनी के मौजूदा ऋण के सापेक्ष या भविष्य में उधार लेने के लिए जोखिम का निर्धारण करने के लिए करते हैं। एक उच्च व्याप्ति अनुपात बेहतर है, हालांकि आदर्श अनुपात उद्योग द्वारा भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां लेनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, यह भी गलत हो जाएगा। थर्ड है कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, यह भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4 सही है। यहाँ देखिए दिवाला इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य है उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। शोधन अक्षमता बैंक्रप्सी एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला एक व्यवस्था को व्यक्त करता है जबकि शोधन जो है अक्षमता निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है कि सामूहिक ऋण एक नियत राशि या एक मुश्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है कथन 1 सही है एंड आर सेकेंड सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सामूहिक उधार सिंडिकेटेड लेंडिंग एक समूह द्वारा प्रदान किया जाने वाला वित्त पोषण है जिसमें कई ऋणदाता मिलकर एकल उधारकर्ता को बड़ी राशि का ऋण प्रदान करते हैं। उधारकर्ता एक निगम है, कोई बड़ी परियोजना या एक सरकार हो सकती है। सामूहिक ऋण एक नियत राशि या एक मुश्त निधि ऋण व्यवस्था या इन दोनों का संयोजन हो सकता है। इस सिंडिकेट में प्रत्येक ऋणदाता ऋण राशि के एक हिस्से का योगदान करता है और वे सभी ऋण के जोखिम को साझा करते हैं। सामूहिक उधार का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट ऋण चुकता न करने डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कई ऋणदाताओं या बैंकों या संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड एवं हेज फंड के बीच वितरित करना है। इससे बहुत ऋणदाताओं के मध्य जोखिम का वितरण या विस्तार होता है। ठीक है, अर्थात उनका एकल जोखिम कम हो जाता है और ऋणदाता ऐसे वित्तीय अवसरों में भाग ले सकते हैं जो उनके व्यक्तिगत पूंजी आधार से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर का क्या उद्देश्य था। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव मुक्त परिसंपत्तियों स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो संघ उधारी कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। यहाँ देखिए, सुनील मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सरकार द्वारा दबाव युक्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट सशक्त के तहत
23 जुलाई 2018 को भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों को जो सहसंग उधारी के अंतर्गत है के समाधान को त्वरित करना था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश कब पूछा गया? ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हाल के निर्देश जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट कथन है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैशलेस लेन देन बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2016 में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। और इसी क्रम में 8 नवंबर 2016 को लिए गए विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा सरकार नागरिक के मध्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के तत्कालीन CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? फर्स्ट है कि यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। ऑप्शन बी है कि यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापसी कर दी जाने वाली राशि है। एंड ऑप्शन सी है कि यह बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। एंड ऑप्शन डी है कि यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ठीक, व्यापारी छूट दर बैंक द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यह व्यापारियों पर उनके ग्राहकों से डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? फर्स्ट है भारतीय बैंक एसोसिएशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एंड ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की। ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है।
रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मार्च 2012 में प्रारंभ स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसका नाम दो शब्दों रुपया और पेमेंट से मिलाकर रखा गया है। इसे बहुराष्ट्रीय वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस एवं मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। 8 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपे राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए मातृ संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। यह देश के वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है और साथ ही भारत के सभी एटीएम को आपस में जोड़ता भी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ यूपीआई जो है यह एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे आरबीआई विनियमित इकाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। यह आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस अवसंरचना पर आधारित है और किन्हीं दो पक्षों के बैंक खातों के बीच पैसों के तुरंत लेन देन को स्मार्टफोन के माध्यम से संपन्न करता है। यह ग्राहक को एक बैंक खाते से विभिन्न व्यापारियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, वह भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड विवरण, आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग या वॉलेट पासवर्ड की परेशानी के। यूपीआई का मुख्य लाभ लेन देन करना सरल और आसान बनाना है। इसे बैंक खाते से लिंक करने के बाद वॉलेट की तरह टॉप अप किए बिना निर्बाध भुगतान किया जा सकता है। वॉलेट में पैसे हैं या नहीं की चिंता किए बिना सीधे बैंक स्थानांतरण के लिए यूपीआई का प्रयोग करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक सॉवरेन मुद्रा है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट का पर देयता के रूप में दिखाई देता है, ये भी सही है। थर्ड है यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, ये गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ है यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या डिजिटल रुपया भौतिक मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। आरबीआई सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई वैध मुद्रा के रूप में परिभाषित करता है। यह संप्रभु कागजी मुद्रा के समान है, परंतु इसका रूप अलग होता है। इसे वर्तमान मुद्रा के साथ समान मूल्य पर आदान प्रदान किया जा सकता है और इसे भुगतान के माध्यम वैध मुद्रा और सुरक्षित मूल्य संचय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सीबीडीसी पर आरबीआई के कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार सीबीडीसी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सीबीडीसी मतलब डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई संप्रभु या राष्ट्रिक मुद्रा है। यह केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट पर एक देयता के रूप में दिखाई देता है। इसे सभी नागरिकों, उपक्रमों या व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भुगतान के माध्यम वैध मुद्रा और सुरक्षित मूल्य संचय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। यह एक प्रतिमोच्य वैध मुद्रा है जिसके लिए धारकों को बैंक खाता रखने की आवश्यकता नहीं है। इसे मुद्रा के निर्गमन और लेन देन की लागत घटने की संभावना है। इस प्रकार 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। क्योंकि डिजिटल रुपया जो है थर्ड सही नहीं है, क्योंकि डिजिटल रुपया भौतिक रुपया के समान है और 1:1 अनुपात में आदान प्रदान के पात्र हैं। इस प्रकार भौतिक रुपये की तरह यह भी स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है और इसका मूल्य भी मुद्रास्फीति से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है, बिल्कुल सही है।
सेकेंड है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा का डिजिटल प्रारूप है। इसे भौतिक नकदी का एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करने तथा व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित होता है, जिसका अर्थ है कि उनका मूल्य पारंपरिक या वैध मुद्राओं के समान है और इनका उपयोग उसी तरह किया जा सकता है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत, जिन्हें केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है। सीबीडीसी का उपयोग किसी तीसरे पक्ष जैसे बैंक और भुगतान प्रोसेसर की आवश्यकता के बिना दो पक्षों के मध्य सीधे भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। सीबीडीसी को प्रोग्रामित प्रतिबंधों के साथ वितरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। फर्स्ट है कि बिटकॉइंस की खोज खबर जो है वह देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है, तो ये सही है। थर्ड है कि ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा है। इसका विकास सतोशी नाकामोतो शदम नाम वाले प्रोग्रामर द्वारा किया गया था। यह एक ब्लॉकचेन आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। यह केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण से परे होता है। यह एक पीयर टू पीयर प्रणाली है जिसमें बिटकॉइन के पते वाले दो व्यक्ति एक दूसरे से बिटकॉइन का लेन देन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं द्वारा बिना किसी मध्यस्थ एवं बिना किसी पहचान को उजागर किए लेन देन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं, ये भी सही है। थर्ड है कि उनका तुल्यता पर व्यापार या विनियमन किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। नॉन फंजिबल टोकन्स जो है यह एक डिजिटल संपत्ति है जो कला, संगीत, इन गेम आइटम और वीडियो जैसी वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ भी जिसे डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है NFT हो सकता है। NFTs अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं और इन्हें दोहराया नहीं जा सकता क्योंकि इनमें एक अद्वितीय पहचान कोड और मेटा डेटा होता है। भौतिक मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी बदलने योग्य फंजिबल होते हैं क्योंकि इनका एक दूसरे से व्यापार या आदान प्रदान हो सकता है। ये मूल्य भी बराबर होते हैं, जैसे हमेशा $1 दूसरे डॉलर और बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन के बराबर होता है। यदि NFT बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी के समान प्रोग्रामिंग करके बनाई जाती है, परंतु इनकी समानता खत्म हो जाती है। ठीक है। प्रत्येक NFT के अंतर्गत एक डिजिटल हस्ताक्षर होता है जो NFTs को एक दूसरे के बराबर या आदान प्रदान को असंभव बनाता है, इसलिए इनको नॉन फंजिबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट है कि जनता के पास मुद्रा, सेकेंड है बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, थर्ड है बैंकों के पास समय जमा या टाइम डिपॉजिट। ठीक है, इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों।
आरबीआई द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समूह द्वारा वर्ष 1977 में प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति के संबंध में 4 समुच्चय M1, M2, M3 तथा M4 स्वीकार किए, जबकि डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा पूर्ति पर गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार मुद्रा पूर्ति के निम्न 4 समुच्चय हैं M0, M1, M2, M3, M3 को, ठीक है, ये 4 समुच्चय हैं। M3 को व्यापक या स्थूल मुद्रा कहते हैं। M3 में शामिल घटक निम्न है, जैसे M3 में क्या है, जनता के पास करेंसी या मुद्रा प्लस बैंकों के पास जमा मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा प्लस वाणिज्यिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि या समय जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है। फर्स्ट है जनता के पास करेंसी, सेकेंड है बैंकों के मांग जमा राशि, थर्ड है बैंकों में सावधिक जमा राशि, फोर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक में अनन्य जमा राशि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4। सुलभ मुद्रा या ब्रॉड मनी से तात्पर्य विस्तृत मुद्रा से है। इसके अंतर्गत जनता के पास उपलब्ध करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों में सावधि जमा तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियां आती हैं। नेक्स्ट है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति जो है अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। M1 जो है ये जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। M2 है M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं। M3 है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा प्लस बैंकों के पास शुद्ध सावधि या समय जमा। M4 है M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करें। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा एंड करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम बताइए। घटते हुए क्रम बताना है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, तरलता के बारे में। तो सबसे ज़्यादा तो करेंसी का है, फर्स्ट नंबर पे होगा करेंसी, सेकेंड नंबर पर होगा बैंकों के पास मांग जमा, थर्ड नंबर पे होगा बैंकों के पास बचत जमा एंड फोर्थ नंबर पे होगा बैंकों के पास सावधिक जमा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर जो है वह उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। यह बैंकों द्वारा अपनी जमाओं के आधार पर ऋण सृजन की क्षमता को बताता है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। दूसरी ओर आरक्षित नकदी अनुपात या सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि से बैंकों की ऋण सृजन क्षमता जो है वह कम होने से मुद्रा गुणक में कमी आएगी। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहद मुद्रा अपन आरक्षित मुद्रा। नेक्स्ट है, काली मुद्रा क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है। काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी, इसका तात्पर्य है ऐसी मुद्रा से जिस पर आय कर नहीं दिया गया है, होता है इनकम टैक्स नहीं दिया होता है, ठीक है, जिससे सरकारी कोष में राजस्व की हानि होती है। और यह अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है जिसे प्रायः उत्पादक क्षेत्रों में न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है। काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक समस्या है। सरकार काली मुद्रा को बाहर करने हेतु समय समय पर कदम उठाती रही है, जिसे स्वैच्छिक आय घोषणा योजना वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट 2019 के अनुसार जिन क्षेत्रों में काले धन का सर्वाधिक सृजन है उनमें रियल एस्टेट,
खनन, फार्मास्यूटिकल्स, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उद्योग, सराफा और कमोडिटी बाजार, फिल्म उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थान और पेशेवर शामिल हैं। कर चोरी के कारण राजकोष को राजस्व की हानि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट है, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, संव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, कर आधार को बढ़ावा देना, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। हमसे पूछा गया कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1862 में। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 ईस्वी तथा बंगाल बैंक 1784 ईस्वी द्वारा की गई थी। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई, जो 1 मार्च 1862 से प्रभावी है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। वर्ष 1913 में भारतीय मुद्रा पर नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। नेक्स्ट है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून 1964 से। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। वर्ष 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। वर्ष 1964 में नया पैसा में से नया शब्द बाहर कर दिया गया तथा अब इसे पैसा कहा गया। अतः मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा हो गया। नेक्स्ट है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1957 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वैध मुद्रा या लीगल टेंडर मनी वह मुद्रा सिक्के बैंक नोट होती है जिसे भुगतान हेतु सरकार की मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। कोई भी ऋणदाता चाहे सरकार हो या निजी व्यक्ति को अपने ऋणों का पुनर्भुगतान वैध मुद्रा में अनिवार्यतः स्वीकार करना होता है। यद्यपि किसी देश में चलन में धातु मुद्रा को वैध मुद्रा माना जा सकता है तथापि यह वैध मुद्रा की पूरी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि वैध मुद्रा के अंतर्गत प्रचलन में धातु एवं पत्र दोनों मुद्राएं आती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो 10,000 तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को रुपये 10,000 तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से 10, 20, 50, 100, 200 तथा 500 की करेंसी नोट छापने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 रुपये तथा 5 रुपये की करेंसी की भी छपाई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 115 करोड़। ठीक है। नोट निर्गमन के लिए आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर वर्ष 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसके तहत 515 करोड़ रुपये कोष, जिसमें 115 करोड़ के स्वर्ण तथा 400 करोड़ रुपये विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना आवश्यक था। 31 अक्टूबर 1957 के बाद रिजर्व बैंक एक्ट के संशोधन के अनुसार इसे घटाकर
केवल 200 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपये स्वर्ण के रूप में रखना अनिवार्य है तथा शेष 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूति रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट है स्वर्ण, सेकेंड है विदेशी प्रतिभूति, थर्ड है भारत सरकार की प्रतिभूति एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार वित्त मंत्रालय को है। सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। परिचालन के लिए सिक्के जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल तथा हैदराबाद, तेलंगाना में टकसालें सिक्का ढलाई केंद्र पूर्व में ही स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1988 में नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक और टकसाल स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च कीमतें। मुद्रा प्रसार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है। मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वह गिर जाती है, अर्थात मुद्रा की निश्चित मात्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। इन सब के परिणाम स्वरूप सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? फर्स्ट है कि विस्तारकारी नीतियाँ, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, राजकोषीय प्रोत्साहन, ये भी सही है। थर्ड है, मुद्रास्फीति सूचकांक, मजदूरी, इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग, वेजेस, गलत हो जाएगा। फोर्थ है, उच्च क्रय शक्ति, सही है। फिफ्थ है, बढ़ती ब्याज दर, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विस्तारित मौद्रिक नीति तब होती है जब एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपने उपकरणों रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि का उपयोग करता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, ब्याज दरें कम होती हैं और मांग बढ़ती है। राजकोषीय प्रोत्साहन के तहत कर छूट और आर्थिक प्रोत्साहन शामिल है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और देश को वित्तीय संकट से बचाने के लिए किया जाता है। सरकार की यह प्रोत्साहन नीति मांग को मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। उच्च क्रय शक्ति मांग को मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है, क्योंकि उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त आय होती है। बढ़ती ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करती है। मुद्रास्फीति सूचकांक जो है यह मजदूरी मांग एवं मुद्रास्फीति का नेतृत्व नहीं करती है, क्योंकि उन्हें मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के कारण क्या है? फर्स्ट है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। मुद्रास्फीति के कारण है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, विनिमय दर में सुधार। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी, ए और बी। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। इस अवस्था में वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है मांग आधिक्य के कारण, ठीक है, तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्रय शक्ति में कमी के कारण। अन्य देशों की तुलना में स्वदेश में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ने के कारण यह विदेशी करेंसियों की अपेक्षा रुपए को कमजोर कर देती है, अतः विनिमय दर में सुधार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? फर्स्ट है, कीमतें गिर गई। सेकेंड है, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है। थर्ड है, खाद्य पूर्ति बढ़ गई एंड फोर्थ है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड, ऑप्शन सी, केवल 2, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है। मुद्रास्फीति की दर गिरने का अर्थ है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर प्रति वर्ष वृद्धि में कमी आ गई है, जबकि मुद्रास्फीति ऋणात्मक होने का अर्थ है पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतें कम हो गई। ठीक,
खाद्य आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इससे मुद्रास्फीति कम होगी, क्योंकि खाद्य के अतिरिक्त अन्य कारक भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणी, जो उधार लिया है वो। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है तथा ऐसी अवस्था ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक तथा ऋणदाता वर्ग के लिए हानिकारक होती है। यहाँ देखिए मुद्रास्फीति के प्रभाव ऋणी, उत्पादक, व्यापारी वर्ग, कृषक, विनियोजक, परिवर्तनशील आय समूह, इनको लाभ होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता, ऋणदाता, साहूकार, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग एंड बचत खाता रखने वाले, इनको क्या होता है? हानि होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय, आयात, रोजगार, करारोपण, इनको वृद्धि होती है, लाभ होता है। एंड सार्वजनिक बचत, निर्यात, इनकी कमी होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। इनकी वृद्धि होती है एंड सार्वजनिक बचत, आय एंड निर्यात कमी होती है, एंड आयात बढ़ता है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। किसके लिए लाभकारी है? तो ऑप्शन सी, देनदार के लिए। मुद्रास्फीति का अर्थ है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि से होता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की शक्ति कमजोर हो जाती है, अतः उपभोक्ता, लेनदार तथा बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक आदि वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, जबकि देनदार जो है डेब्टर्स अथवा ऋणी जो उधार लिए हुए हैं, उत्पादक एंड व्यापारी आदि वर्ग के लिए मुद्रास्फीति लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, केवल 1 सही है। मुद्रास्फीति जो है वह ऋणी वर्ग को जो उधार लिया है उसको लाभ तथा बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है, जिसके कारण ऋणी वर्ग को लाभ पहुंचता है, क्योंकि उन्हें कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा ऋण अदायगी के रूप में देनी पड़ती है। इसके विपरीत बॉन्ड धारकों के लिए मुद्रास्फीति नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, तो फर्स्ट है ऑप्शन, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। किसी वर्ष के किसी माह के किसी विशेष सप्ताह में यदि 5% मुद्रास्फीति है तो इसका तात्पर्य है कि उस वर्ष के ठीक पिछले वर्ष के उसी माह के उसी विशेष सप्ताह की अपेक्षा वस्तु समूह की भारित कीमत में 5% की वृद्धि हुई। अर्थात मुद्रास्फीति का मापन सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर किया जाता है। स्पष्ट है कि किसी वर्ष में मुद्रास्फीति की दर शून्य होने के लिए आवश्यक है कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य हो। नेक्स्ट है कि यहाँ कथन दिया हुआ है भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है, बिल्कुल सही है। कारण है कि इन वर्षों में देश को बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। जब स्फीति इन्फ्लेशन वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को प्रदर्शित करता है, वहीं इसके विपरीत अस्फीति जो है डिफ्लेशन वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है, और यह आधार प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विगत वर्ष की कीमतों पर का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। नेक्स्ट है यह हाल ही के वर्षों में 1994 में यह पूछा गया था, 1994 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से
कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? फर्स्ट है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, बिल्कुल सही है। सेकेंड है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी सही है। थर्ड है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है। फोर्थ है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं। जब भी किसी अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जन्य मंदी में योगदान कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है एंड आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घट जाती है जबकि मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट कथन है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है, बिल्कुल सही है। कथन बी है कि कोर मुद्रास्फीति उपभोग मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए और बी दोनों सही है। समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर को सामान्यतः हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं और यह मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है। जबकि कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। नेक्स्ट है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं को हेडलाइन शीर्षक मुद्रास्फीति कहते हैं। जबकि कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल रहती है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य स्फीति बाहर रहती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। थर्ड है कि कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल सी सही है। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाता है, अर्थात शीर्ष मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं जबकि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति कोर मुद्रास्फीति की तुलना में ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप शीर्ष या हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाता है, अर्थात शीर्ष मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा कीमतें शामिल होती हैं जबकि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ऊर्जा कीमतें शामिल नहीं होती हैं। शीर्ष मुद्रास्फीति बहुत अधिक अस्थिर प्रवृत्ति की होती है।
नेक्स्ट है कि मुद्रा प्रसार के बारे में असत्य उसे चिन्हित कीजिए, जो असत्य है उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है कि मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, ये तो सही है। सेकेंड है कि भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड है कि मुद्रा इस प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। एंड डी है कि मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये भी सही है। हमसे पूछा गया है कौन सा असत्य है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम सी सही था। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। ठीक है, उस टाइम जो है भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना जो है वह थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती थी, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है सही था। लेकिन अब क्या है देखिए, जबकि वर्तमान में अप्रैल 2014 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की मापन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया गया है और इसमें मुद्रा प्रसार की माप हेतु कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। फर्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बिल्कुल सही है। सेकेंड है थोक मूल्य सूचकांक, ये भी सही है। थर्ड है कि श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपयुक्त तीनों आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर की जाती है। तथापि वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त आधारित मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर। ठीक। नेक्स्ट है कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। जब एक क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम ऑप्शन ए सही था 2013 में, लेकिन अभी हमने देखा कि मुद्रास्फीति एक गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव एवं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने हेतु मुख्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त में हुए परिवर्तनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए वर्तमान में क्या है, यहाँ देखिए वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त को सबसे प्रचलित माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।